मेरा नाम महेश चौधरी है। मैंने कौन सी बैंक है, कौन लोग हैं जिसने किसान का धोखाधड़ी किया, क्या मामला है? ये वेद लीजिंग फाइनेंस कंपनी है, अपने सोडाला तारानगर में है। ये लोगों को क्या है, केसीसी की योजना में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना 8% के हिसाब से 2018 के बाद मुख्यमंत्री और उसकी सरकार किसानों को हुए घाटे के लिए उत्तरदायी है रामपाल जाट। आज किसान नेता रामपाल जाट ने जयपुर के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर राजस्थान सरकार पर लगाए कई आरोप। इस दौरान रामपाल जाट ने कहा कि आदर्श कृषि उपज एवं पशुपालन सुधार अधिनियम 2017 क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2018 में राज्यों को प्रेषित कर दिया गया था। उसके आधार पर राजस्थान आदर्श कृषि उपज एवं पशुपालन सुविधा तथा सरलीकरण अधिनियम 2018 का प्रारूप तैयार कर दिया गया, जो अभी सरकार की अलमारी में बंद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल के जवाब में रामपाल जाट ने किसानों को हो रहे फसलों में बिक्री के घाटे को सरकार व उसके मंत्रियों को दोषी करार दिया। इसी दौरान किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी को लेकर भी कुछ किसानों ने बैंकों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी के बारे में भी पत्रकारों को अवगत कराया। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बोले रामपाल जाट। सरसों 49% और जौ 63% तक ये उत्पादन पूरे देश का है राजस्थान में। तो कौन आता है, हमारे तरफ से तो है ही नहीं। तो हमने उनको एक ही निवेदन किया, या सीएम साहब को भी, राहुल साहब को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी, उनका 4 फसलों पर एक्सपेरिमेंटल बेस पे ये कानून शुरू कर दो जो 2018 में आपने ड्राफ्ट किया, उसको बढ़ा दो। और हमने ये भी कहा आप नया कानून नहीं लाओ। तो हमारे राजस्थान में राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 तैयार है, उसमें लिखा हुआ भी है कोई भी फसल जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होगा उसकी बिक्री उससे कम दामों पर होगी तो सरकार रोक सकेगी। हमने कहा इसको सकेगी को रोक के नहीं कर दो, इसको कहते हैं बाध्यकारी बना, ऐच्छिक नहीं। अभी ऐच्छिक है और एक शब्द बदलना पड़ता है अंग्रेजी का, ए में भाई में लिखा हुआ है, उसको करता SHAS शेड। तो जैसे में का शेड करोगे एक शब्द बदलने में जोर आ रहा सरकार, और दूसरा में इसका एग्जीक्यूशन के लिए है। लेकिन अभी तक भी उन्होंने काम नहीं किया। और हमने कहा है जो सरकार किसानों का जिस मात्रा में सहयोग करेगी, किसान की उसी मात्रा में सरकार का सहयोग करेंगे। यदि आपने कानून बना दिया तो आपकी पुनरावृत्ति को कोई रोक नहीं पाएगा, और ये कानून नहीं बनाया तो आपका संदेश बना ही रहेगा। इसलिए यदि किसानों का सहयोग लेना हो तो आप किसानों के साथ खड़े हो जाओ। आपको न मुआवजा मिले, न प्रधानमंत्री फसल बीमा में पैसा मिले, और पैसा किसानों की जेब से कट रहा है, अनिवार्य बना दिया घटना। इसलिए आप इस रास्ते को छोड़ो, और ये जो है फ्री बांटना, रेवड़िया बांटना, इसको भी छोड़ो। इसके आधार पर राज नहीं आ पाओ। रामपाल जी, चुनाव आ रहे हैं, आचार संहिता लगने वाली है, आप लोगों की मांगे नहीं मानेंगे तो आप क्या कदम उठाएंगे? ये सही है, अभी चुनाव के लिए आचार संहिता आने वाली है, और हम जो काम बता रहे हैं 1 दिन का काम अध्यादेश लाना। राजस्थान सरकार 1 दिन में अध्यादेश ला सकती है, 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं है। तो अध्यादेश ले आओ, हम आपके साथ हो जाएंगे। और नहीं किया तो राजस्थान का किसान आपके साथ खड़ा दिखाई नहीं देगा, और किसान खड़ा दिखाई नहीं देगा तो किसान आपको सहयोग भी नहीं करेगा, और सहयोग नहीं करेगा तो आप बार बार बोल रहे रिपीट होंगे, आपका ये स्वप्न धराशायी हो जाएगा। इसलिए अच्छा हो कि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो अभी भी 2 दिन तो है, तो 2 दिन आप कर सकते हो ये काम। जब 1 दिन में जिले बना सकते हो तो भाई इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। तो अध्यादेश से छोटा सा वो ले आओ, और वो भी संशोधन का। इसलिए इसके लिए हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है। और दूसरा, हमारे झोपड़े के कई मित्र हैं जो लिखा हुआ हमने एक ठगी के शिकार हुए। ये सब पीड़ित लोग हैं, ये 8-10 लोग आए, इनमें से जो भी आपकी साक्षात्कार के लिए है, आप किसी का भी में साक्षात्कार लेना चाहेंगे वो अपना साक्षात्कार देंगे, और आपको बताएंगे 1 लाख के 1 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए धमकियां कैसे दी जा रही है, ये भी एक विषय है। इसलिए किसानों के साथ होने वाले अन्यायों के विरोध में हम सरकार को कहना चाहते हैं,
आप किसानों के साथ खड़े हो तो आपकी पार पड़ेगी, वरना पार नहीं पड़ेगी। इसी के लिए आप सब लोगों को कष्ट दिया, मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। पर किसानों को प्रलोभन के अंदर लिया गया और गांव-गांव में अपने एजेंट छोड़े गए। उस आधार पर बोले वाले किसान उसके अंदर जाल में, चंगुल में फंस गए और उन्होंने जैसे एग्रीकल्चर लोन के नाम से पटवारी से गिरदावर रिपोर्ट भी नहीं है। जैसे लोन देंगे तो उसके ऊपर फसल की रेट निर्धारित होती है बैंक के द्वारा, उसके पास एक भी गिरदावर नहीं है, एक भी किसान की नहीं है। पर उसने नाबार्ड का झांसा दिया कि आपको 10 लाख रुपए देंगे, उसमें से 2.5 लाख आपके रिबीट हो जाएंगे, छूट हो जाएगी। उसमें से अगर एक किसान को 5 लाख रुपए डाले गए एक साथ, उसमें से 3 लाख रुपए तो उसके एजेंट ले गए, किस आधार पर कि हम आपकी छूट दिलाएंगे। इस आधार पर सभी किसानों के साथ इसी रूपरेखा के साथ धोखाधड़ी की गई। एक किसान का 7 लाख का लोन है तो 2 साल बाद में उसका 15 लाख का चेक बाउंस का दबाव डाल के उसके परिवार के अलग अलग सदस्यों से चेक ले लिए गए, खाली चेक ले लिए गए और उनके ऊपर NI 138 के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया गया। जैसे महिलाओं को विशेष रूप से उसने टारगेट किया कि परिवार में महिलाओं के चेक ले लिए गए, अगर उनके अकाउंट नहीं तो उनके अकाउंट खुलवाए गए कि आप चेक बुक लेके आओ, उसके बाद भी आपको स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ये उनके ऊपर दबाव डाला गया तो मजदूरों ने गांव में किसान अपनी महिलाओं के अकाउंट खुलवाए गए, उनकी चेक बुक ली गई, उसके बाद उनको ब्लैंक चेक लिए गए। वो भी भाई आपको वहां से राशि जो स्वीकृत होकर जाएगी उसका फिर हम इसके अंदर राशि डालेंगे, इस आधार पर किया गया। और जो हस्ताक्षर करवाए गए, खाली किटों पर हस्ताक्षर करवाए गए, उसके ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि सरकार एक न्यायालय के अंदर जांच करवाई जाए कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के द्वारा इसकी जांच करवाई जाए। हम किसान लोगों ने बैड फाइनेंस जो सोडाला में स्थित है उससे कृषि भूमि पर उसने लोन दिया है और लोन देने के बाद में वो ठगी पर उतारू हो गया है। अब जिन किसानों के पैसे वापस नहीं ले रहा और मनमर्जी की ब्याज दरें लगा रहा है और किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। लोन के नाम पर ये राजस्थान में सबसे बड़ी ठगी की है। अभी तक आपने क्या ऐसा करा है किसी के संज्ञान? ये मैंने बैड फाइनेंस से 14 लाख का लोन लिया था, उसमें से फाइनेंस कंपनी ने मेरे अकाउंट में मात्र 10,38,000 ही डाले हैं, बाकी की जो रकम है वो उसने हड़प कर ली है और इसके बदले में मैंने 15,22,000 रुपये जमा करवा दिए 6 महीने के अंदर ही। अब वो 33 लाख रुपए की डिमांड और कर रहा है और मुझे बहुत मजबूर कर रहा है और उकसा रहा है और धमकियां दे रहा है, दिन धमकियां दे रहा है और ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? मैंने एक FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक उस FIR में भी आज 9 महीने हो गए, 9-10 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, कोई पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। और इससे पहले भी कई किसानों ने जो मुकदमे दर्ज करवाए उनकी भी FIR लगा दी गई है, उनकी कोई विशेष जाँच नहीं हुई है। पुलिस कमिश्नर को भी हमने ज्ञापन दिया है, शहीद स्मारक पर जो धरना दिया था उसमें पुलिस कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी के नाम से भी ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी। आज आपने यह कॉन्फ्रेंस कर लिया, इसका कितना तो हम ये क्या है सरकार के सामने ये मांग करना चाहते हैं कि हम किसान लोगों के साथ न्याय मांग रहे हैं हम, और सरकार से हम कुछ नहीं मांग रहे, हम केवल न्याय चाहते हैं। इसके खिलाफ निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाए। आपके स्थानीय हैं, कृषि मंत्री भी है, क्या आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई, बातचीत? हमारे जो कुछ किसान भाई लोग हैं जो कृषि मंत्री जी के पास भी गए हैं, लेकिन वहाँ से भी उनको कोई मतलब सहूलियत नहीं मिली है, राहत नहीं मिली है, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके नाम से जाते ही 10 गुना पैसे मांगते हैं। कृषि मंत्री जी हो चाहे किसी के नाम से भी, वो तो जाते ही धमका देते हैं। महेंद्र जो बैग इस कंपनी का जो मालिक है वो जाते ही धमका देता है, चाहे किसान पैसे भी लेके जाता है तो उसको कंपनी से नीचे बाहर भेज देता है और ऐसे बोलता है कि मेरे को तो ज़मीन ही चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, और पैसा दो तो 1 लाख के 10 लाख लूँगा मैं, और मात्र 3 से 4 साल की अवधि के अंदर ही। और किसान ने लोन लेते उसको पैसे देने के लिए गया तो उसको धमका के नीचे भेज देता है वो। परिचय दे दीजिए। लगभग कितने किसान हैं इसमें? लगभग कितने? मैं मुकेश कुमार कुमाऊं धानकिया से, और लगभग हजारों किसान हैं राजस्थान के, जयपुर और कई जिलों में ये किसान इससे पीड़ित हैं, काफ़ी संख्या में ऐसे किसान। आगे क्या, अगर आपकी इस मांगों को सरकार ने जो मांग कर रहे हो, सरकार इस पर सचेत नहीं होती है, डेट फाइनेंस के खिलाफ कोई
कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आपकी क्या रूपरेखा जी रहेगी? हमारी ये रूपरेखा है कि हमारी या तो ये कार्रवाई करेगी, नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे और मतलब कंपनी के सामने भी धरना देंगे और भी जो कानून हाथ में लेना पड़ेगा हमारे को मजबूर होकर। मेरा नाम क्या मुकेश अपना मेरा नाम महेश चौधरी है। मैंने कौन सी बैंक है, कौन लोग हैं जिसने किसान का धोखाधड़ी किया, क्या मामला है? ये बेद लीजिंग फाइनेंस कंपनी है, अपने सोडाला तारानगर में है। ये लोगों को क्या है, केसीसी की एवज में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना 8% के हिसाब से लोगों को बेवकूफ़ बनाया, अपने जाल में फंसाया और हमारी ज़मीनों को पावर ऑफ अटर्नी, एग्रीमेंट, मुख्तियारनामा सब करके अंगूठा निशानी करवा लिया इसने फर्जीवाड़े में। आज हमसे करोड़, सवा करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ रुपया मांग रहा है सभी काश्तकारों से। और हमने सुना है कि हमारी ज़मीनें आगे जैसे बड़े बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, वहाँ पर इसने गिरवी रखी है, आरबीआई बैंकों में गिरवी रखी है। अब हम जाते हैं उससे सेटलमेंट क्या करने ये के लिए। बैंक जयपुर के हैं या राजस्थान के किसी बैंक में? आज अपने यहाँ के जयपुर के जहाँ तक हमें आइडिया है, लेकिन है जो नेशनलाइज बड़े बैंक है, ये जो बड़े बैंक होते हैं ना उनमें रखी है इसने। हमारी ज़मीन जैसे 20 लाख 50 लाख की, उस पर करोड़ों रुपए इसने उठाया आगे से। अब हमसे करोड़ों रुपए वसूल रहा है वो। ये कहानी है हमारी। आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, कुछ मामला? हाँ बिल्कुल, एफआईआर दर्ज करवाई है ना हमने। क्या ये हमारी एफआईआर है। वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? ये एफआईआर है, थाने में भी हमारे बयान हो गए, लेकिन अभी कोई प्रशासन सुन रहा नहीं है। मतलब प्रशासन की मिलीभगत है सीधी से? हाँ, प्रशासन की मिलीभगत है, सरकार के कुछ बड़े लोगों का भी हाथ है इसमें। कौन लोग हैं, उनके नाम बता सकें? अभी क्या बता सकते हैं, सरकार के बड़े नुमाइंदे इनके साथ में, तभी जाके ये लोग ऐसा कर रहे। देखो 2021 में मेरे पिताजी, ये पता चला ना कि हमारी ज़मीन को रहन कर दिया, तो ये हमारा पिताजी एक्सपायर हो गए, ये उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है। इसके बावजूद पिताजी को अब गिरफ्तारी वारंट भेज रहे मरने के बाद में भी। अगर कुछ आप सुसाइड करते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कुछ बात महेंद्र बेद होगा, बेद लीजिंग फाइनेंस जो भी आपके साथ घटना हो, उसका जिम्मेदार पूरा उसका ही है जी। महेंद्र बेद लीजिंग फाइनेंस कंपनी उसका वो होगा जिम्मेदार होंगे। और मेरे तो, मैं पिताजी का हरजाना खरजाना भी लगाऊंगा। मेरे पिताजी अभी खत्म होने वाले नहीं थे, ये उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है। उनको मरने के बाद में भी ये आदमी है ना हमारे गिरफ्तारी वारंट भेज रहा है, चेक बाउंस करवा के। सीधी बात है, जो भी कुछ है उसका जिम्मेदार कंपनी होगी। बिल्कुल, कंपनी में बेद लीजिंग फाइनेंस कंपनी होगी। हमारे साथ में जो भी हुआ उसका जवाबदार वही रहेगा।